चले, लिखें ऑल्टरनेटिंग करंट। एक ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट। मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट और डायरेक्शन भी कांस्टेंट। अगर आप आईटी ग्राफ देखेंगे तो देखिए टाइम के साथ करंट चेंज नहीं हो रही, ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना डायरेक्शन। अगर 5 एम्पियर है तो लगातार 5 एम्पियर ही बनी हुई है। ऐसी करंट को हम क्या बोलते हैं? डीसी। क्या बोलते हैं? डीसी, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट है। इस तरह की करंट को कहा जाता है डीसी। डीसी मिलती कहां से है? डीसी मिलती है बैटरीज एंड सेल्स आर द सोर्सेज ऑफ डीसी। चैप्टर का नाम भले ही एसी हम पढ़ना चाहते हैं, पर बेसिक पहले हमें अंतर तो समझ में आए कि डीसी और एसी में अंतर क्या है। तो डीसी जो है वो कांस्टेंट रहती है हमेशा, उसका ना तो मैग्नीट्यूड बदलता है ना ही डायरेक्शन बदलता है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस प्रकार की करंट को कहा जाता है डीसी। दूसरी बात, अच्छी बात, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी है वो 0 होती है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बदल ही नहीं रही। जब डायरेक्शन ही नहीं बदल रही तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 0। काम आएगी कहीं ना कहीं सवालों के बीच में। डीसी का सवाल आएगा तो वहां आपको याद आना चाहिए कि डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या है? 0। तो एक बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट बोले तो एक ऐसी करंट जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट रहें, उसे हम बोलते हैं परफेक्ट डीसी। डीसी मिलती कहां से है? बैटरी एंड सेल्स आर द सोर्सेस ऑफ डीसी। और जो सेकंड पॉइंट काम का वो है डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 0। अगर हम एसी की बात करें, जो कि हमारा चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ध्यान से देखिए एसी की क्या विशेषता है वो देखिएगा। एसी की 2 बातें स्पेशल हैं, इस पे भी सवाल आया हुआ है कंसेप्चुअल। 2 बातें काम की हैं। एक तो इसके साथ शब्द जुड़ा है पीरियोडिक, और एक शब्द है बाई डायरेक्शनल। अगर 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, ध्यान से देखिएगा, समझ में धीरे धीरे आएगी। पीरियोडिक, आप देखिए एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ये साइकिल क्या हो रहा है? रिपीट, पीरियोडिक। बाई डायरेक्शनल, आप देखिए एक चक्कर में पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। अच्छा, ये कोई जरूरी नहीं है कि ऊपर का एम्पलीट्यूड और नीचे का एम्पलीट्यूड क्या हो? सेम। ऐसी कोई प्रैक्टिकल शर्त नहीं है, अलग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। बट द नेसेसरी कंडीशंस आर इट शुड बी पीरियोडिक, इट शुड बी बाई डायरेक्शनल। जैसे अगला देखिएगा, थोड़ा और अच्छा लगेगा। जानबूझ के मैंने कम ज्यादा बनाया, देखिए कम ज्यादा का कोई मीनिंग ही नहीं है। मीनिंग किसका है? एक चक्कर के बाद वो अपने आप को बार बार क्या करना चाहिए? रिपीट, पीरियोडिक। जैसा पहला चक्कर वैसा ही दूसरा चक्कर, एक निश्चित समय के बाद वो अपने आप को क्या करे? रिपीट। एंड द सेकंड टर्म इज इट शुड बी बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल मतलब जी सर क्या? पॉजिटिव
नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ऊपर और नीचे का बराबर होना कोई आवश्यक शर्त नहीं है। तीसरा जो हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं वो है साइनोसुडल। ये देखिए, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपने आप को क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। इसे बोलते हैं साइनोसुडल एसी। हमारे सिलेबस में यही है, हमारे घर पे भी जो आती है वो साइनोसुडल एसी आती है। चैप्टर अभी दूर है, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। कोई हमसे यही डिबेट कर ले, ये नीट में भी सवाल आया 2016 में कि उसने यही 4 ऑप्शन में छटवाया कि बता भैया एसी कौन है। तो एसी की 2 शर्त याद होनी चाहिए। पहला, पीरियडिक होनी चाहिए। पीरियडिक का मतलब क्या है बताइए, एक निश्चित समय के बाद वो अपने आप को क्या करे, रिपीट करे। और दूसरा क्या है, बाई डायरेक्शनल, ऊपर और नीचे बराबर होना कोई शर्त नहीं है। हो जाए जैसे लास्ट वाले में बराबर है, पहले वाले में बराबर है, अच्छी बात है, उसे बोल देंगे सिमेट्रिक एसी। और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। बदलूं स्लाइड। यहां से एक सवाल बनता है, एसी डीसी पता लगाना। तो एसी पता लगाने की शर्त चौथी बार बोल रहा हूं, शायद आपको परीक्षा तक याद रहे। एसी शुड बी पीरियोडिक। एक बार बोल लें ताकि थोड़ा एक्टिवनेस बढ़े। एसी क्या होनी चाहिए, पीरियोडिक। और दूसरी शर्त बाई डायरेक्शनल। अब सवाल ये पैदा होता है, एसी पैदा कैसे होती है, एसी बनती कैसे, घरों में एसी आ रही है, एसी बनती कहाँ है, पैदा कहाँ होती है। तो हम ईएमआई तो पढ़ के ही आए हैं, एसी जनरेटर पढ़ के आए हैं, जो कि सबसे बड़ी देन थी फैराडे की और हेनरी की, जिन्होंने एसी को क्या किया, जनरेटर बनाया। और एक ही कॉन्सेप्ट हम पूरे ईएमआई में बोलते रहे, जब जब फ्लक्स में बदलाव आएगा तब तब ईएमएफ पैदा होगा। तो अगला है जनरेशन ऑफ एसी, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर यहां एक बार वापस उसका डायग्राम बना लेते हैं, जो कि एसी जनरेटर है। ये देखिए, और आर्मेचर कॉइल घूम रही है, घूमने से फ्लक्स में चेंज हो रहा है, और फ्लक्स में चेंज होने से ईएमएफ पैदा हो रहा है। याद हो तो मजा आ जाए, ई बराबर एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। आपको याद हो, मैक्सिमम ईएमएफ अगर मुझे चाहिए तो क्या हो जाएगा, एन बी ए ओमेगा। इसे बोलते हैं ई नॉट या ई मैक्स। तो एन बी ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं ई नॉट। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये मेरे पूरे चैप्टर में चिपक के चलेगी। इसे बोलते हैं ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। हर जगह ऑल्टरनेटिंग करंट मत बोल दीजिए, हम एसी 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 बोलते हैं, हर जगह ऑल्टरनेटिंग करंट मत बोलिए, सोच समझ के बोलिए। ये वोल्टेज है तो इसको ऑल्टरनेटिंग करंट थोड़ी ना बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। सर आपको कैसे पता ये ऑल्टरनेटिंग है, आपके कहने से मैं क्यों मान लूं, आप खुद देखिए। ईएमएफ किसको फॉलो कर रहा है, साइन को। साइन का ग्राफ बना लीजिए, जैसे ही आप साइन का ग्राफ बनाएंगे आपको अपने आप पता चल जाएगा, अरे यार सर ये तो 2 शर्तें पूरी कर रहा है आपकी। कौन सी, इट शुड बी पीरियडिक, इट शुड बी बाई डायरेक्शनल। इसका मतलब ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है। ईएमएफ की इक्वेशन आ गई, ई बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। अगर मैं करंट की निकालूं, जनरल फॉर्म लिखूं करंट की, तो आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये फाइव क्यों लिख दिया, थोड़े बड़े हो जाओगे तब आपको समझ में आ जाएगा। कभी करंट लीड करेगी, कभी करंट लैग करेगी। टूटा फूटा याद हो पिछले साल का तो ठीक है, नहीं तो मैं तो सब सिखाऊंगा ही। तो मैंने जनरल इक्वेशन लिख दी, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब एक एक टर्म को बताओ, ये आई नॉट क्या कहलाता है, इसे बोलते हैं पीक वैल्यू। ओमेगा क्या कहलाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
ओमेगा का फॉर्मूला 2πf, और बताइए 2π/t। ओमेगा की यूनिट बताइए रेडियन पर सेकेंड। होशियार बने, सतर्क रहें, सावधान रहें। एफ 1/t, f1/t। फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज, रोटेशन पर सेकेंड, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड आरपीएम, टाइम की यूनिट सेकेंड। फाई, ये फाई क्या कहलाता है? एसएचएम वेव में हम पढ़ते हैं, ये कहलाता है इनिशियल फेज। एक एक टर्म के साथ दोस्ती करें और किया जा सकता है सवाल हल, ऐसा मतलब रॉकेट साइंस नहीं है। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आई नॉट पीक वैल्यू, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा का फॉर्मूला 2πf, ओमेगा 2π/t। टी को बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की परिभाषा एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय। फाई इनिशियल फेज। इस आई को क्या बोलते हैं? ये आई, इस आई को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस क्या होता है जी सर? इंस्टेंटेनियस मतलब हर टाइम पर बदलता जाएगा। जैसे जैसे आप टी बदलोगे, ये वाला टी ये टाइम है, जैसे जैसे टी बदलेगा 1 सेकंड, 10 सेकंड, 100 सेकंड, वैसे वैसे करंट की वैल्यू बदलती जाएगी। दैट्स व्हाई उसे हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। थोड़ा सा अब मेहनत करने का समय है, कमर कसने का समय है। पहला प्रश्न लिखिए, द इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, द इक्वेशन ऑफ। हाँ भैया, सारे पेपर ऑनलाइन होंगे, आपका जो पूरा सिस्टम है वो ऑफलाइन जैसा ही है, इसलिए आप चिंता नहीं कर रहे हैं। जो जो पेपर ऑफलाइन हो रहे हैं वो बिल्कुल आपके पोर्टल पे होंगे, चाहे मेजर हो, सेमी मेजर हो, बैट हो, सारे होंगे। ठीक है, चलिए। द इक्वेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज गिवन एज, बोर्ड से देखिए, फाइंड आउट। पहला इट्स पीक वैल्यू, पीक वैल्यू। दूसरा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तीसरा टाइम पीरियड। चौथा इनिशियल फेज। बिल्कुल बेसिक सवाल से शुरू कर रहा हूं, धीरे 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 क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा। खुद कर, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। बिल्कुल बेसिक सवाल। आई नॉट 10, ओमेगा 314 पाई, फाई π/3। टाइम पीरियड पूछा है तो ओमेगा 2π/t, पाई को रख दो 3.14। अच्छा, पाई से तो भाई कट ही रहा है। दो बटे 314, 1/157 सेकेंड आएगा भाई। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सवाल, कंपैरिजन आना चाहिए। ऐसे सवाल एसएचएम में भी बनते हैं, ऐसा सवाल वेब में भी बनता है, ऐसा सवाल ईएमडब्ल्यू में बनता है। एक मान के चलिए कंपैरिजन का सवाल आपको परीक्षा में मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। दूसरा लिखिए, हल्का सा कठिन, जल्दी बराबर आइए। अगले लेक्चर में
क्लास में हर बच्चे के पास एनसीईआरटी चाहिए, चेक करूंगा बिल्कुल तरीके से, ताकि हम अगले लेक्चर से एनसीईआरटी की जो सेशन लाएं सब लोग उसको अटेंड कर सकें। नई एनसीईआरटी होनी चाहिए, पीडीएफ या पुरानी किताब से काम नहीं होगा। एक एक सवाल पे टिक लगेगा, एक एक पॉइंट टू पॉन्डर पढ़ेगा, समरी पढ़ेगा, उसका आनंद अलग है। पीछे पढ़, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की एनसीईआरटी बोले तो 8 चैप्टर, कौन से 8 हैं सीक्वेंस बता, इलेक्ट्रो, कैपेसिटर, करंट, मैग्नेट, मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी, ईएमडब्ल्यू, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। 8 चैप्टर, ये शानदार एकदम तगड़े बोलते हुए आने चाहिए। ये 8 चैप्टर की पूरी श्रृंखला है, इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। एनसीईआरटी 12th क्लास की वॉल्यूम नंबर 1, 15 से 16 सवाल, पहले आते थे 18 सवाल जब 50 प्रश्न आते थे, अब 45 प्रश्न हो गए, तो यहां आपको 15 से 16 प्रश्न मिलेंगे इस पूरी किताब से, इसलिए इसको अच्छे से करिए एकदम ईमानदारी से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें बच्चा क्या करता है, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस वाई लिख के बैठ जाता है। गई भैंस पानी में, कंपेयर ही नहीं हो रहा, क्योंकि तेरे पास तो ये इक्वेशन है, इसमें एक ही साइन है, इस कॉस का क्या करेगा। तो यहां थोड़ी सी मैथ्स लगानी पड़ेगी। एक बहुत पुरानी आइडेंटिटी 11th की, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। बायो वाले, फिजिक्स वाला जब एनसीईआरटी का नीट का पेपर बना था, उसको पता है ये बच्चे मैथ्स से भागते हैं। इन्होंने बायो पसंद करके बायो नहीं लिया, मैथ्स नहीं पढ़नी है इसलिए बायो लिया, और ये आज नहीं सालों से सब लोग जानते हैं। तो उसको भी तो पता होगा ही साइकोलॉजिकल, उसको पता है हल्की सी मैथ्स घुसा दो बिलबिलाने लग जाएगा बच्चा, बिल भागेगा, इधर से उधर भागेगा। वो जेईई मेन में नहीं देता ऐसे सवाल, इतने साल के पेपर उठा के देख लो, नीट में 3 बार दे दिया। उसको पता है हल्की सी मैथ्स घुसाते ही बच्चा सरेंडर कर देता है। अब ये वाले सवाल में कोई दिक्कत ही नहीं आई, आपने धड़ाधड़ आप खेल गए, पर जैसे ही हल्की सी मैथ्स घुसी बिलबिलाना शुरू हो जाता है। अब ये आपको याद होना चाहिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, आइडेंटिटी है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। ध्यान से देखिए, यहां थीटा थीटा है, यहां 2 थीटा, डबल हो रहा है एंगल, एंगल डबल हो रहा है, तो एकदम ये मुक जमानी चाहिए, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। एक साइन है और एक कॉस, और एंगल क्या हो रहा है, डबल। तो भैया एक बार याद कर लें, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। बता, अब देख, तू देखता रह गया बस, मैंने 5 बार चिपका दी। क्यों सर आप गजब करते हो, बदलते ही नहीं हो। बदल दो क्यों, सब अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, नोट बढ़िया आ रहे हैं, तो बदलने की आवश्यकता क्या है। 5-5 बार लिखने पे काम बढ़िया चल रहा है तो क्यों बदलें। अब तू एक बार भी नहीं, जबकि तुझे पता है मेरा पिछले 3-4 साल से कुछ नहीं हो पा रहा है, तो अभी तू नहीं लिखता, इतना ढीठ हो चुका है। अरे नहीं सर, मैं तो देखने में मुझे ऐसा लगा 5 बार तो मैं कभी नहीं लिख पाऊंगा सर। नहीं लिख पाएगा इसलिए तू मेहनत से डरता है और सवाल गलत हो जाता है। लिख लिख कर याद करना है, दादी को पता है, पहाड़े और बोल बोल के याद कराएं, लिख लिख के याद कराएं, बोल बोल के याद कराएं। अरे पहाड़ा तो मुक जवानी चाहिए, 5 तिया 15, 2 अट्ठे 16, 3 छिंग 18। क्यों, इसके बिना तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आएगी नहीं। कईयों को ऐसे तो याद है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3, ऐसा नहीं चाहिए, टेढ़े मेढ़े चाहिए। 3 पंजे बता 15, ऐसा चाहिए। 8 तिया 24, 7 तिया 21। तू भी जानता है कि हाँ सर इसके बिना तो काम चलता ही नहीं। तो ये सब बातें प्रैक्टिकल हैं बहुत,
जितनी तगड़ी आएंगी उतना ही तेरी सवाल की एक्यूरेसी बढ़ेगी। तू 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 में 9 जा तक पहुंचेगा, तब तक तो 5 सवाल करके बच्चा फ्री हो जाएगा। इसलिए फास्ट चाहिए, जितना फास्ट याद होगा उतनी प्रोसेसिंग तेज होती है। अब देख, इस 10 को तोड़ना पड़ेगा, तो जानता सब है, हाँ में हाँ मिलाता सब है, लगातार हाँ करता नहीं है। हाँ बेटा फुल, यस सर, सही कह रहे हो सर। बेटे करने में मौत आती है ना, ना सर। अब देख, इस 10 को तोड़ा, 5 इंटू 2, अब बता 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा, 50 का डबल 100। अब जाके ये किससे कंपेयर होगा, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। यही सवाल का इंपॉर्टेंट है, इसलिए 2 बार रिपीट 3 बार रिपीट होता है परीक्षा में, क्योंकि यहां अगर आपने आइडेंटिटी नहीं लगाई तो आपका प्रश्न कब्जे में नहीं आएगा। उस 10 को तोड़ना पड़ेगा 5 इंटू 2 में। अब कंपेयर कर ले भाई, I0 5, ऑनलाइन I0 5 एम्पियर, ओमेगा 100 पाई। इनिशियल फेज कोई बताएगा, इनिशियल फेज कुछ नहीं है तो 0, इनिशियल फेज 0, पीक वैल्यू आ गई। और क्या पूछा भाई ने, टाइम 2 पाई बाय टी, पाई से पाई रवाना, 100 टी बराबर 2, 1/50 आएगा भाई। अच्छा सवाल, काम का सवाल, 1 मिनट ही है वहां तो, एक सवाल 1 मिनट, पढ़ना भी है, समझना भी है, सॉल्व भी करना है और ओमार भी भरनी है। तो कोई 2 पेज का सवाल तो आ ही नहीं सकता भाई, 1 मिनट में ही फोड़ना है। इसलिए लगातार पेपर दीजिए, बैठ पेपर घर जाके पूरा सॉल्व करिए, 60 के 60 क्वेश्चन अपन को आने चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3, अब थोड़ा सा और चेंज कर रहा हूं। अब कुछ नया सवाल, हर सवाल नया है, कोई रिपीटेड सवाल नहीं। अब इसमें कुछ नया मसाला बढ़ू। सर ये नई चीज क्या लिया है आप, कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द करंट टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू। इसमें मैंने फेजर का तड़का लगा दिया। अब फेजर क्या होता है, वैसे तो एसएचएम वे में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो भी मैं पूरा सिखा देता हूं। सिर्फ जो स्टैंडर्ड लाइन है वो याद होनी चाहिए, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90। 0 पे होता है 0, 30 का मतलब a/2, 45 का मतलब 60, 90। ये स्टैंडर्ड होता है फेजर, जिसने पढ़ा है नहीं पढ़ा है सबके लिए बता रहा हूं, ये लाइन याद होनी चाहिए। ए तो एम्पलीट्यूड होता है, अपन एम्पलीट्यूड ना बोलकर यहां पीक वैल्यू बोल रहे हैं, तो बताओ क्या हो जाएगा, I0/2, I0/√2, √3 I0/2 और I0। अच्छा याद करना कोई कठिन भी नहीं है, क्यों कठिन नहीं है, क्योंकि साइन 30 आधा, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। तो याद करना कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। अब सर इसको लगाते कैसे हैं वो सिखाओ थोड़ा बहुत, वो देख मजा आएगा तुझे, सीखना है ना। 2 सवाल और करा दूंगा ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार तू बोर्ड पे आ जा, पेन पेंसिल छोड़ दे, फिर अगला तू कर लेना।
इसको पहले कंपेयर करा, आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। बता मेरा इनिशियल फेज कितना है, आराम से बता। इनिशियल फेज मेरा इनिशियल फेज कितना है, पाई बाई 3, बोले तो 60 डिग्री। मतलब मैं 60 डिग्री पर खड़ा हूं, ये मेरा इनिशियल फेज है। इनिशियल फेज मेरा एम क्या है, मेरा एम क्या है, टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम मतलब आई नॉट, आई नॉट का मतलब कितना, 90। मतलब मेरा एम है 90 डिग्री पर पहुंचना। गुरु एक बार और समझाओ, वापस देख। सबसे पहले इक्वेशन से तू कंपेयर कर पा रहा है, बता इनिशियल फेज कितना है, पाई बाई 3। पाई बाई 3 का मतलब मैं कहां खड़ा हूं। इन शब्दों को समझिए, ये हिंदी के शब्दों का ही पैसा है, इसी से समझ में आती है। ये किताब के शब्द नहीं है, हमने पढ़ा पढ़ा के सीखे, इसी का पैसा ले रहे हैं कि इनिशियली हम कहां खड़े हैं, 60 पर। मैक्सिमम मतलब पीक, पीक मतलब 90, मतलब मुझे कहां पहुंचना है, 90 पर। खड़ा कहां हूं, 60 पे। पहुंचना कहां है, तो बता मुझे कितना घूमना पड़ेगा, कितना घूमना पड़ेगा, बता 30 डिग्री। अब 30 डिग्री घूमने का समय बता दे, या तो फॉर्मूला लगा दे, थीटा बराबर ओमेगा टी। 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, पाई बाय 6, पाई बाय 6। ओमेगा कंपेयर कर, ओमेगा कितना, 100 पाई, पाई से पाई, टाइम 100 नीचे जाएगा, 1/600। मानता हूं कच्चा पक्का आया होगा, 2-3 बार में समझ में आ जाएगा। तुझे थीटा बराबर ओमेगा टी नहीं अच्छा लगता तो अभी मैं तुझे देसी तरीका भी बता सकता हूं। 360 डिग्री घूमने में समय लगता है टी, 1 डिग्री घूमने में समय लगेगा टी बाय 360। मुझे कितना घूमना है, 30, तो टी बाय 360 इंटू 60, टी बाय 30 डिग्री घूमना है, 30 डिग्री घूमना है, तो यहां 30, तो 30 कितना 12, टी बाय 12। उससे भी यही आंसर आ रहा है, थीटा बराबर ओमेगा टी। मुझे घूमना है 30, 30 का मतलब पाई बाय 6, ओमेगा होता है 2 पाई बाय टी, पाई से पाई कटा, टी इधर गया, 6 दूना 12। जो तुझे अच्छा लगे, ये कहलाता है यूनिटरी मेथड। इससे भी कर सकता है, फॉर्मूला लगाना चाहे तो फॉर्मूला से भी कर सकता है। अभी थोड़ा पता लगेगा, 2 प्रश्न और कराऊंगा, उसमें मक्खन हो जाएगा, पहले नोट कर ले। ये एक फेमस प्रोफाइल है परीक्षा की, एसी में भी बनते हैं सवाल, ऐसे एसएचएम में भी बनेंगे। तेज बोलिए। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, हर बार नहीं आएगा आंसर, यहां आ जाएगा तेरा, अभी अगले में आ जाएगा हाफ पीक से मैक्सिमम तक पहुंचने में समय, उसमें तो फंस जाएगा, तो हर बार नहीं निकाल पाएगा, उससे थोड़ा सा उसमें लंबा हो जाएगा। फेजर एक टेक्निक है जो प्रश्नों को क्या करती है, फास्ट सॉल्व कर देती है। अच्छा तो ये समझ में आया, इनिशियल फेज, इनिशियल फेज, ये देख इनिशियल फेज कितना है 60, मुझे पहुंचना कहां है 90। ये कैसे पता चला 90 पहुंचना है, क्योंकि उसने बोला टू रीच इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू का मतलब आई नॉट, आई नॉट का मतलब 90, तो मैं 60 पे खड़ा हूं, मुझे 90 पे पहुंचना है, तो मुझे कितना और घूमना पड़ेगा, 30 डिग्री। जल्दी एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ समझ में आया क्या। शॉर्ट नोट्स बना, शॉर्ट नोट्स बहुत काम के हैं, बाद में रिवीजन इसी से होगा। फॉर्मूले याद कर, जितने ज्यादा फॉर्मूले याद करेगा, शॉर्ट नोट्स बनाएगा, प्रैक्टिस कर, अच्छे से अच्छे तरीके से चीजें करनी पड़ेंगी। पीवाईक्यू 15 साल के जरूरी हैं, केवल पीवाईक्यू नहीं बोल रहा हूं, पीवाईक्यू भी, और केवल 15 साल, 35 साल, 38 साल, 23 साल, 25 साल, बहुत किताबें मार्केट में आ रही हैं, कोई मतलब नहीं है, केवल 15 साल के रिलेवेंट है। उससे पहले इतने आसान प्रश्न है वो आप
अपने आप ही डीपीपी, मॉड्यूल, क्लास नोट्स वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। तो 38 साल की किताब लेना आसान है जोश जोश में, फिर वो बर्डन हो जाती है। सीधा दिमाग में मैसेज डाल दें, 15 साल के पीवाईक्यू करने हैं 2011 से 2025, यही सबसे ज्यादा रिलेवेंट है। 2011 से 2025 केवल 15 साल के पीवाईक्यू करिए। जेई मेन के करने हैं तो 5 साल के करिए, 21, 22, 23, 24, 25, ये 5 साल के करिए अच्छी तरीके से। एकदम फोकस कर लीजिए, अब टेढ़ा मेढ़ा नहीं भागना है। एनसीईआरटी करनी ही करनी है 12वीं की, नो ऑप्शन। पूरी की पूरी एनसीईआरटी करनी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, सारे सॉल्व सारे अनसॉल्व, ये कठिन है ये छोड़ना है ये बड़ा है ये कुछ नहीं, सारी करनी है, दैट्स ऑल। 15 साल के नीट के पीवाईक्यू करने ही करने, और बहुत ज्यादा नहीं है। तुझे लग रहा है कि बहुत बहुत कहां ज्यादा है, 50 प्रश्न मान लेता हूं मैं, 50 भी नहीं आते थे, 50 अभी कोरोना में आते थे, उससे पहले 45 ही आते थे। 750 क्वेश्चन ही हुए पूरी फिजिक्स के पीवाईक्यू के पर डे। अगर तू मार्च अप्रैल में बात करे, अभी तो तेरा सिलेबस चल रहा है, पर डे 3 घंटे भी फिजिक्स पढ़ता है, 1.5 घंटा थ्योरी पढ़ता है, 1.5 घंटे शॉर्ट नोट्स, 1.5 घंटा ये रिवाइज करता है, 1.5 घंटे भी क्वेश्चन करता है, 1 घंटे में 30 से 35 का एवरेज आता है। 50 क्वेश्चन करेगा तू बिंदास 1.5 से 2 घंटे में आराम आराम से। 50 एक दिन में कितने, 50, 750 में 50 का भाग दे, केवल कितने दिन में पीवाईक्यू फ्री, 15 दिन में पीवाईक्यू फ्री। और कहा मैंने कोई गलत बात नहीं करी क्या, 50 सवाल प्रतिदिन करना बड़ी बात है क्या मार्च अप्रैल में, कोई बड़ी बात नहीं, 50 सवाल। और मैंने पूरे दिन भी नहीं बोले, मैंने 3 घंटे फिजिक्स के लिए, उसमें से मैंने 1 सवा घंटा 1.5 घंटा दिया, तो नोट्स रिवाइज कर, एनसीईआरटी कर, फॉर्मूले देख, शॉर्ट नोट देख, 1.5 घंटे सवाल कर। 1.5 घंटे में 50 सवाल कोई बड़ी बात नहीं है, जबकि तो 1 घंटे में करने होते हैं परीक्षा में, 1.5 घंटे में। 15 दिन में नीट पीवाईक्यू तैयार, बोल सकता है 15 साल के पूरे नीट पीवाईक्यू कर लिए, कुछ भी पूछ लो। पीछे पढ़ना पड़ेगा तब होगा। ईएमआई एनसीईआरटी करने हैं, 10 सॉल्व हैं 10 अनसॉल्व है, कुल कितने क्वेश्चन हुए, 1 दिन में कर सकता है। 8 चैप्टर हैं, 8 दिन में पूरी एनसीईआरटी तैयार की जा सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और करनी है, ऑप्शन नहीं है, कर लूं या नहीं करूं ये तो है ही नहीं, करनी ही है, बात खत्म, नहीं तो नहीं हो पाएगा। करे ना भाई, कर, सोच। स्टेप 1 पहले सोचेगा, डिटर्मिनेशन करेगा, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। पहला स्टेप है यस मुझे ये चीजें करनी है, ये मेरे रोड मैप में है, ये मेरे चार्ट में है, इस पे मुझे करना है, इधर इधर नहीं भागना है। ये तो अपने किसी भी टीचर से, तो जो जिससे तुम चाह रहा है कि नहीं सर ये मेरे मेंटर है, मैं इनकी बात मानता हूं, सर से पूछ ले, क्या सर 15 साल के पीवाईक्यू करने चाहिए क्या? यूपीएससी की परीक्षा हो, क्लैट की परीक्षा हो, क्लर्क की परीक्षा हो, बैंक परीक्षा हो, सब में सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है पीवाईक्यू। केवल पीवाईक्यू नहीं, पीवाईक्यू भी करने हैं। आइडिया तो लगे परीक्षा आती कैसी है। एनसीईआरटी फोकस क्यों कर रहे हो, पेपर का सिलेबस ही कौन कंडक्ट करा रहा है, एनसीईआरटी। भैया एनसीईआरटी तो आनी ही चाहिए, कोई गलत शब्द बोल ही नहीं रहे हैं। जेई मेन का क्यों तड़का लगा रहे हो, इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पेपर उस दिशा में जा रहा है, इसलिए आपको लगातार जेई मेन के प्रश्न कराए भर भर के, करंट में, कैपेसिटर में, मैग्नेट में, ईएमआई में 82 क्वेश्चन कराए, क्योंकि उस तरफ थोड़ा सा मूड जा रहा है, एनटीए का स्विंग हो रहा है, इसलिए उस दिशा में भी तैयारी कर रहे हैं। पर सरल सवाल का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, बैट के माध्यम से इजी क्वेश्चन पे भी अटैक करवा रहे हैं। ऐसे खेलना पड़ता है भैया। 2026 किस दिशा में आएगा किसी को थोड़ा पता है, पर एज अ मेंटर, एज अ कोच, मुझे तो अपने बच्चों को हर तरह की तैयारी करवानी है। मैं 2025 रेफरेंस थोड़ा मान सकता हूं, हो सकता है 2025 एक्सेप्शन हो, ये तो 2026 का पेपर से पता चलेगा। अभी मैं ये क्यों बोल दूं 26 का पेपर तो और कठिन आएगा, अरे भैया तू लाइक के चक्कर में बच्चों का क्यों करवा रहा है, कुछ भी हो सकता है यार, है कि 26 का पेपर और कठिन आएगा। अरे यार ये कोई बात थोड़ी ना हुई, ये भी तो हो सकता है कि 25 एक्सेप्शन आ गया हो, 26 वापस ट्रैक पे आ जाए, जो 21, 22, 23, 24 के आते थे। संभव तो कुछ भी है, तूने 25 माना था क्या वैसा आएगा, फिर कुछ भी, तुझे तो हर चीज की तैयारी आनी है भाई। मैं सरल पेपर को डील करना भी आना चाहिए, मॉडरेट को डील करना आना चाहिए, टफ को कैसे करते हैं वो आना चाहिए। पढ़े तो सही, तो अपने रील से ऊपर नहीं आ पा रहा, इंस्टाग्राम से ऊपर नहीं आ रहा, करें क्या। चल तो बता, इनिशियल फेज कितना डिग्री 60, पहुंचना कहां है 90। अगला प्रश्न लिख।
अभी खुद करना। खुद करिए, 2 मिनट लीजिए, काटा कूटा चलेगा, काटा कूटे से डरने का नहीं है। आया? अच्छा, इनिशियल फेज कितना लाला? बहुत सुंदर। इसको ऐसा लिख दे, 314t+0। अब इसकी तुलना करा, I बराबर I0 साइन ω t+5, इनिशियल फेज 0। लिख, वो लाइन बहुत अच्छी है, मैं इनिशियली 0 डिग्री पर खड़ा हूं, मेरा इनिशियल फेज कितना है? 0। पहला पार्ट, कहां पहुंचना है, एम बता। मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मतलब I0, मतलब 90 डिग्री पर पहुंचना है। तो बता, 0 पे खड़ा है, 90 पे पहुंचना है, तो कितना घूमना पड़ेगा? कितना घूमना पड़ेगा? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री घूमने के लिए कितना समय लगेगा? थीटा बराबर ω t, 90 का मतलब π/2। ओमेगा बता, ओमेगा I बराबर I0 साइन ω t, ओमेगा कितना? 314। सोच समझ के कर, पाई को 3.14 लिख, ये 100 बार जाएगा, ये नीचे जाएगा, 1/200 आएगा पहले का उत्तर। सोच समझ के कर लाला, सोच समझ के कर कैलकुलेशन। दूसरा पार्ट होगा, हाफ ऑफ मैक्सिमम का मतलब क्या है? I0/2 में कितना है? 30। कितना है? 30 डिग्री घूमना है। इनिशियली कहां खड़े हो? 0 पे, जाना कहां है? 30 पर। तो इनिशियली 0, एम 30 डिग्री, तो बता कितना घूमना पड़ेगा? कितना आंसर? 600। बताइए, क्या ये बात ओके है क्या भाई? अगला लिखें, एवरेज ऑब्लिक मीन वैल्यू ऑफ AC। एवरेज, अब सब लोग बोर्ड पे ध्यान से देखें, अच्छी टर्म शुरू हो गई है, चैप्टर बहुत आसान है, 6-6.5 लेक्चर में विथ न्यूमेरिकल, बिल्कुल आराम से देख, कहीं भाग दौड़ नहीं रहा हूं, आराम आराम से पढ़ा रहा हूं तुझे, बिल्कुल 6 लेक्चर में इतने आराम से तैयार होगा। आज पहला लेक्चर है, अगले सप्ताह 3 लेक्चर आ जाएंगे, 2 हफ्ते में तो खत्म हो जाएगा चैप्टर ही। साथ साथ तैयार करता चल इसको, कुछ भी मत छोड़। EMI के शॉर्ट नोट्स बना ले, जब तक ये AC तैयार हो रहा है, EMI को निपटा ले, साथ साथ पढ़ता रहे, रोज आधा 1 घंटा पढ़ के आ जा, इसमें तो काम हो जाएगा, ऐसा कोई रॉकेट साइंस चैप्टर है ही नहीं। एवरेज वैल्यू ऑफ AC, अब इसका फॉर्मूला आप NCERT में देखेंगे तो ऐसा दे रखा है, डरावना, दिस इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। अब मैं इसको रटना नहीं चाहता, मैं इसको समझना चाहता हूं कि मैं खुद बना लूं, तो देखना क्या होगा। मैं कहता हूं तुझे 3, 4 और 5 का एवरेज ले, तेरे 3 माइनर का एवरेज ले, -1, -2, -3, तो तू कहेगा सर 1 सेकेंड रुको, पहले तीनों माइनर के नंबर को जोड़ो। पहला स्टेप क्या बोला? जोड़ो। पहला स्टेप ऐड करो, स्टेप 1।
स्टेप 1 ऐड, तो ये हो गया 5 4 और 9 3 12। स्टेप नंबर 2 बता, डिवाइड कितने से 3। दुनिया में कभी भी मीन लेना है तो 2 ही स्टेप काम के होते हैं। पहला स्टेप होता है ऐड करना, पहला स्टेप होता है ऐड करना और दूसरा स्टेप होता है डिवाइड करना। और इन्हीं 2 बात को ध्यान से सुनिएगा। मुझे करंट का एवरेज चाहिए, मुझे करंट का एवरेज चाहिए, तो मैं उन्हीं 2 स्टेप पे टिका हुआ हूं। और पहला स्टेप है ऐड करना, ऐड करना मतलब इंटीग्रेशन करना। और मुझे पूरे साइकिल में चाहिए, हाँ गुरु पूरे में चाहिए, तो 0 से t और डिवाइड कर दीजिए t से। चूंकि i टाइम का फंक्शन है तो यहां क्या लगा दिया dt। बताइए क्या बन गया i एवरेज। वापस बताता हूं, ये तो फुल साइकिल में है। सर मुझे फुल साइकिल नहीं, मुझे तो हाफ साइकिल चाहिए। कोई टेंशन नहीं चाहिए, किसका एवरेज चाहिए, करंट का, तेरा या मेरा, करंट का। ओके आई लिखा। एवरेज के कितने स्टेप 2। हर बच्चा बोलो कितने स्टेप। पहला 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 क्या करो, ओहो ऐड, ऐड बोले तो इंटीग्रेशन। हाफ साइकिल 0 से t/2। दूसरा स्टेप डिवाइड t/2, चूंकि टाइम का फंक्शन है तो dt। दिस कम्स आउट टू बी आई एवरेज। कौन से साइकिल में, जरूरी नहीं है हाफ हो फुल हो, कोई इंटरवल हो जाए। बोले तो t1 से t2 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल क्यों, सुबह 8 बजे कोटा से निकले और 11 बजे जयपुर लग गए, 3 घंटे का रास्ता है, तो गाड़ी कितने घंटे चलाई, क्यों 11 बजे पहुंचा तो 11 घंटे चलाई ना। सर कैसी बात करते हो, 8 बजे तो निकले थे, 11 बजे पहुंचे, तो कितने घंटे गाड़ी चलाई, 3 घंटे। बोले तो टाइम इंटरवल, तो t1 से शुरू हुए t2 पे गए, तो टाइम इंटरवल कितना, t2 माइनस t1। दिस इज कॉल्ड आई एवरेज। तो मेरे हिसाब से कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एवरेज का फॉर्मूला आप खुद कभी भी बना सकते हो। और याद रखिएगा एवरेज के अंदर 2 ही स्टेप होते हैं, एवरेज के अंदर 2 ही स्टेप होते हैं। पहला होता है ऐड करना और दूसरा होता है डिवाइड करना। और ऐड करने का फिजिक्स में मतलब होता है इंटीग्रेशन। और अगर फुल साइकिल चाहिए, अगर फुल साइकिल चाहिए तो 0 से t होगा, और हाफ साइकिल चाहिए तो 0 से t/2 होगा। और किसी और इंटरवल में अगर चाहोगे तो t1 से t2 होगा। और ध्यान रखिएगा नीचे आएगा टाइम इंटरवल। t1 से t2 में जो टाइम इंटरवल आएगा मेरे बेटे, वो क्या आएगा, t2 माइनस t1। बताइए क्या बात ओके है क्या। कभी कभार आईटी कर्व दे रखा है, ये आईटी कर्व दे दिया t1 से t2। मैंने क्या किया, चलो यार इसका एरिया निकाल लेता हूं। बताइए कितना dt, ये i। क्या स्ट्रिप का एरिया निकाल सकते हैं, स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो बताए स्ट्रिप का एरिया, स्ट्रिप का एरिया i इंटू dt। और मान ले मुझे टोटल एरिया चाहिए, तो ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप होंगी, तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, t1 से t2 i dt। तो मैं ये निकाल के बैठ गया। एक बच्चा दौड़ता हुआ, जी सर क्या हुआ, क्यों बैठ गए। मैंने कहा यार बस एरिया निकालना था, टाइम हो गया, मैं बैठ गया। अरे गुरुजी t1 से t2 i dt, इस टर्म को ही तो क्या बोल रहे हैं, एरिया। तो आई एवरेज का एक नया फॉर्मूला आ गया, IT कर्व का एरिया अपॉन t2 माइनस t1। सर एक बार वापस बताओ, देख मैंने ईमानदारी से IT कर्व का एरिया निकाला, वो आया t1 से t2 i dt, t1 से t2 i dt। मैं बैठा रहा, एक बच्चा दौड़ता हुआ आया, जी सर t1 से t2 i dt, इस पूरे सामान को क्या बोल सकते हो, एरिया। इसको मैंने लिख दिया एरिया, और नीचे t2 माइनस t1 तो था ही। तो मेरे पास आई एवरेज का एक नया फॉर्मूला और आ गया। क्या आ गया बताओ, अगर मुझे आई एवरेज चाहिए तो IT कर्व का क्या निकालो, एरिया बटे में टाइम इंटरवल।
कौन सा फॉर्मूला सही है, ये वाला या इंटीग्रेशन? दोनों। ये वाला फॉर्मूला भी सही है, 0 से t आई डी टी बटे टी। कौन सा लगाना चाहिए, ऊपर वाला या नीचे वाला? दोनों सही है, डिपेंड करेगा क्वेश्चन क्या है। तसल्ली से देख। तो आई एवरेज का एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, आईटी कर्व का एरिया निकालो और आईटी कर्व के एरिया को किससे डिवाइड कर दो, T2 माइनस T1 से। आईटी कर्व के एरिया को T2 माइनस T1, जरूरी नहीं आई का एवरेज हो, वो वोल्टेज का एवरेज दे दे तो फेल मत जाना। सर ने तो मुझे करंट का सिखाया था, वोल्टेज का क्या आ गया, अगले साल फिर चलूंगा, मत आना अगले साल। इस साल लास्ट फीस जमा करा, ये ध्यान रख लेना। अगली साल कोचिंग में फीस जमा नहीं कराएंगे, मेडिकल कॉलेज की फीस जमा करानी है, ये ध्यान रखना। वी एवरेज फॉर्म आएगा उस दिन शपथ दिलाऊंगा सबको। हाँ, जिस दिन फॉर्म रिलीज होगा, जब भरोगे तो एक दिन पहले सिखाऊंगा, भरते समय बोलना है ये साल आखिरी साल। हर बार नहीं है कि एजी सर के साथ ही रहना है। हाँ, मेरा मैं देख लूंगा। हाँ, मेरी आप चिंता नहीं करें, आप अपने आगे बढ़ें और मेरे पे कोई हंसेगा भी नहीं कि साल अगले साल मैं कॉलेज में, आप यहीं रह गए, फिर मेरा एमबीबीएस भी हो गया, आप यहीं रह गए। आप आगे बढ़ते रहें लगातार। बोलो, तो एवरेज निकालने का वैल्यू एरिया बटे में टाइम इंटरवल, एरिया बटे में टाइम इंटरवल। ऑनलाइन वाले बच्चे हाँ बताओ भाई। आरुष भैया, लक्षित, शुभम सोनी, क्लियर है क्या, डन है क्या? चलो, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने, नोट करना था क्या? तुम लिखने में लगे रहना बस। मेरे नोट्स, मेरे सुंदर सुंदर नोट्स, हाय नोट्स। पढ़ाई का समय, नोट्स वोट्स कुछ नहीं, सब नोट्स मिल जाते हैं। तलवंडी जाना, वहां दुकान पे किसी भी साल के सर के, एजी सर के नोट्स चाहिए, वो पूछेगा भैया सन बता, 2005 से उपलब्ध हैं, टॉपिक बता। तो 2005 के भी हैं, 6 के भी, तुझे सन बताना है, टॉपिक बताना है, और सुंदर से सुंदर नोट्स मिल जाएंगे। पर उस नोट से सिलेक्शन नहीं हो रहा है, पढ़ाई से सिलेक्शन होगा। तो तू नोट्स ज्यादा ज्यादा मत किया कर, फटाफट लिखा कर, क्वेश्चन लगाया कर, क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है। कलरफुल नोट से कोई सिलेक्शन नहीं होगा। हाइलाइटर लगा लगा के पूरी हाईलाइट ही कर रखी है, ले साहब इंपॉर्टेंट क्या है, लो सर पूरा इंपॉर्टेंट है, दे धम, पता ही नहीं, फुल हाईलाइट, फुल हाईलाइट। चल, पहला सवाल, कैलकुलेट द, मैं भी 3-4 हाईलाइटर लेके आऊंगा कल से। हाँ, बस बस संभालिए, इधर उधर तुरंत भाग जाते हैं, कहीं तो इधर उधर अपनी वाली को देखने लग जाते हैं। हाँ 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 हाँ, हाँ। बेटे बेटे उसका रिएक्शन देखते हैं। हाँ हाँ, सर मैं क्या, उन्मादी होता वो बच्चा, सर मेरा 50% हो गया। मैंने कहा कैसे कैसे हो गया तेरा 50%? सर मेरी तरफ से पूरी यहाँ है, उसने भी बात ही शुरू नहीं करी। बात, मैंने कहा भाई गजब, तू क्या पॉजिटिव। सर मैंने तो टिक लगा दिया, टिक, यस यस, डन फ्रॉम माई साइड, 50% मामला ओके। फिर मैंने जब उसकी पूरी बात सुनी, देखो बीच में मोर मोर आ रहे हैं, ये वही मोर हैं जिनको कोई नहीं मिल रहा है। फाइंड आउट। हाँ चलिए, बस बस वापस पढ़ाई पर, बीच में मजाक आ गई, वापस पढ़ाई। उसको फिर लंबा नहीं खींचना, हो गए 1 मिनट मजाक, चलो वापस बैक टू स्टडी। अब बताइए, इसमें फॉर्मूला लगाना चाहिए या इंटीग्रेशन? एरिया दे रखा है क्या? यस। ग्राफ दे रखा है तो मुझे क्या लगाना चाहिए? एरिया। तो पहले कॉन्सेप्ट बताओ,
एवरेज वैल्यू एरिया अंडर वोल्टेज टाइम कर्व बटे T2 माइनस T1। पहले कॉन्सेप्ट याद कर, पहले कॉन्सेप्ट को समझ, सवाल के पीछे मत भाग। सवाल यही नहीं आएगा, फिजिक्स ये आएगी। हाँ जी, अब देख फुल साइकिल में चाहिए, सभी लोग बोर्ड पे देखें, फुल साइकिल का ये वाला एरिया बताइए, V0 इंटू T/2, ये वाला बताइए माइनस V0 इंटू T/2, ये देखिए बटा फुल साइकिल है तो T, पर ये प्लस और माइनस तो कट गया, तो बताइए कितना ये 0। गुरुजी 0 आना ही था, आपने काहे सॉल्व किया? जितना पॉजिटिव एरिया उतना ही, तो एवरेज वैल्यू इन फुल साइकिल तो हमेशा 0 आएगी। हाफ साइकिल का पता, अगर हाफ साइकिल का निकाल लूंगा तो हाफ साइकिल का ही एरिया लूंगा, केवल इतना। बताइए कितना, V0 इंटू T/2 बटे हाफ साइकिल ही करूंगा। प्लीज आंखें खोलें, नीचे T/2 ही आएगा। क्यों? हाफ साइकिल ही तो पूछा है उसने। T से T/2 कितना आया? प्लीज ध्यान से देखिए, आधा चक्कर होगा तो आधे चक्कर का ही आएगा टाइम, पूरा चक्कर होगा तो पूरा चक्कर आएगा। अगला क्वेश्चन, जल्दी बराबर आइए। I बराबर 2T, कैलकुलेट its average value in the time interval T बराबर 0 से T बराबर 2। अब मैं आपका 1 मिनट फिर डर हटा रहा हूं, प्लीज बोर्ड पे देखो, जो मैं तरीका सिखा रहा हूं वो समझो। किताबों में तरीका नहीं है, आता सभी को है पर ये बोला नहीं जाता। स्टेप 1 क्या किया? ऐड। स्टेप 2 डिवाइड। तो आप भी तो यार अपना फॉर्मूला बनाओ ना। स्टेप 1 ऐड, ये देख ऐड, T1 से T2। स्टेप 2 डिवाइड, T2 माइनस T1। ये 1 मिनट में फॉर्मूला बन गया। अब बता मुझे कहां से कहां चाहिए? 0 से 2। I का फंक्शन दे रखा है कितना? 2T डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, 2 माइनस 0। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, अपन खामा भागते हैं, है कुछ भी नहीं। चैप्टर आसान, फुल स्कोरेबल। बता 2 बाहर आएगा, T की पावर 1 का इंटीग्रेशन बता, T² बाय 2, 2 से 2 रवाना। अब अपर लिमिट रख, अपर लिमिट रख, 2 को बाहर ले ले पहले, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/2, तो 4/2, 2 है। अगला, कैलकुलेशन में गलती करके सवाल गलत मत करिए, केवल लापरवाही से सवाल गलत होता है। फॉर्मूला याद करने का मैंने आपको ट्रिक बताई, 2-3 बार खुद बना लेंगे तो याद हो जाएगा। जोड़ना, अपॉन में डिवाइड, खत्म। फिर मान लो कल को वो कहता है साइनोसुडल की फुल साइकिल में एवरेज, ये देखिए ये स्टैंडर्ड हमारे जो सिलेबस में है, अब कोई बताएगा इसकी एवरेज वैल्यू इन फुल साइकिल, बिना पेन चलाए बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि जितना पॉजिटिव एरिया उतना सीधा याद होना चाहिए। एसी की एवरेज वैल्यू इन फुल साइकिल 0, एसी की एवरेज वैल्यू इन हाफ साइकिल। अब इसको इंटीग्रेशन से सॉल्व करना पड़ता है, जो कि आती है 2I0 बाय पाई,
तो सर एरिया नहीं निकाल सकते क्या? एरिया तुझे पता नहीं ना शेप कौन सा है। अरे सर सर्कल लग रहा है, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल नहीं सर, इलिप्स है नहीं, साइनोसोडल फॉर्म है, सर्कल इलिप्स सेमी सर्कल नहीं है, इंटीग्रेशन से आएगा। तो ये याद रखना, फुल साइकिल में कितना 0, हाफ साइकिल में 2I0/पाई। क्या कभी आधे चक्कर में वैल्यू 0 हो सकती है क्या? आप कहोगे यार 0 कैसे होगी यार, ये वाला आधा लोगे तो आएगा, ये आधा लोगे तो आएगा। इसने ये कहा है आधा, आधा कुछ भी हो सकता है। ये देखे आप, ये वाला आधा और ये वाला। बताइए क्या ये हाफ साइकिल है? क्या इसका एरिया 0 हो सकता है? 0 है। तो ये एक असर्शन रीजन का अच्छा प्रश्न, क्या हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू 0 हो सकती है? यस, इट कैन बी 0। तो सर फिर ये 2I0 कहां से आ गई? ये पहले हाफ साइकिल में देख, ये मैंने लिखा है 0 से T/2। तो क्या कभी हाफ साइकिल में वैल्यू 0 हो सकती है? बच्चा सोचता है नहीं यार हाफ में तो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, पर मजे की बात है हाफ साइकिल में भी एवरेज वैल्यू 0 हो सकती है। चलिए धन्यवाद।